जय हिंद साथियों, आज आपको दो तस्वीर दिखाता हूं। एक तो सैनिक की, चाहे इंडियन आर्मी का सैनिक हो चाहे अमेरिकन आर्मी का सैनिक हो। दूसरी इन नेताओं की जिसके चक्कर में हम लोग आपस में उलझ के रह जाते हैं। वीडियो पूरा देखना, आपको जरूर यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ लगेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैनिकों की। आपने देखा होगा, ये फोटो देखिए, ये इंडियन आर्मी के सैनिक का एक कर्तव्य है कि देखिए एक दुकानदार, मेरे ख्याल से शायद इसकी दुकान है और वहाँ पर कोई शायद ये बूढ़ी बुजुर्ग महिला है जो कि वहाँ बैठी हुई थी। उनको किस गंदे तरीके से वो उनको उठने के लिए और उनको धकेल रहा है। लेकिन आप वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा कि एक सैनिक देखिए किस प्रकार उस जो दुकानदार है उसको पहले समझा रहा है कि आप ऐसे गलत बर्ताव मत करो, और कोई भी गरीब है इसके साथ में ऐसे बर्ताव मत करो। समझा रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसने उस दुकानदार के साथ में भी थोड़ा बोलचाल होगी और लास्ट में देखिए ये उनको जाने वक्त कुछ आर्थिक मदद भी करते हुए जा रहा है। तो ये एक इंडियन आर्मी के सैनिक का धर्म है, वो निभा रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में क्या चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, और आप देखिए ये फोटो देखिए और एक बार ज़रा सोच के देखिए कि क्या गुजर रही होगी उन माँओं पर जो अपने नवजात शिशु को तार बाढ़ के उस पार अमेरिकन आर्मी को सौंप रही है, ताकि उनके बच्चे किसी भी प्रकार से उन तालिबानियों से बच जाएं, किसी भी प्रकार वहाँ जो अत्याचार आक्रामकता हो रही है उससे बच जाएं। क्या उस माँ पे गुजर रही होगी जो अपने एक छोटे से नन्हे मुन्ने को अपने से दूर एक अमेरिकन आर्मी को बाढ़ के पार फेंक रही है। और आपने देखा होगा कई बार कि उस तार में भी बच्चे फंस के क्या उनके साथ में हो रहा है, आप लोग सारी खबरें देख रहे हैं। और ये इतनी सुखद तस्वीर देखिए अमेरिकन सैनिकों की, ये कितना अच्छा उनका धर्म निभा रहे हैं, उन बच्चों को प्यार कर रहे हैं, उन बच्चों को अपने पास में रखा हुआ है उन लोगों ने, और जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। वो अपने देश की भी रक्षा कर रहे हैं, अफगानियों की भी रक्षा कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं नेताओं की। तो सबसे पहले ये हमारे बड़बोले नेता हैं, पहले इनका बयान सुन लीजिए। तो ये क्या बोलते हैं, पहले इन बड़बोले नेता का बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूँ। बोलिए सर, अफगानिस्तान का जो अभी समस्या है उस पर भारत पे कितना असर पड़ेगा उस सिचुएशन? भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज की डेट में आप सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकते, यानी कि जो भी सत्ता में पावरफुल व्यक्ति है उससे आप सवाल नहीं कर सकते हो। अगर आप उससे सवाल करते हो तो उसका जवाब आपको राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा। अगर आप सत्ता पक्ष से सवाल करते हो तो आपके राष्ट्रवाद पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंधभक्त मत बनिए, देशभक्त बनिए। दोस्तों, आपको किसी को शायद अंधभक्त बोल के भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन सोचिए मेरे भाइयों, हम आपके परिवार के हैं, आप हमारे छोटे भाई या कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक नहीं कि आपको रोज़गार के अवसर मिले? क्या ये ठीक नहीं कि अपना देश ऊंचाइयों पर जाए? क्या ये ठीक नहीं कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए? तो जो सत्ता पक्ष में सवाल तो उसी से करेंगे। राहुल गांधी कौन होते हैं जिससे हम सवाल करें? क्या वो नेता प्रतिपक्ष हैं? क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या है वो जो हम उनसे सवाल करेंगे? हमने बीजेपी को, मैंने खुद वोट दिया था 2014 में। हमने वोट इसलिए दिया था कि मोदी जी ने हर भाषण में बोला था कि ए फोर्स आदर्श घोटाला, बी फोर्स बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कॉमनवेल्थ, AG 2G जीजा जी, कभी सास भी कभी बहू थी, क्या क्या वो डायलॉग मारते रहे। तो हमको लगा कि यार एक ऐसे इंसान, ऐसे नेता का जन्म हुआ है कि जो कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आदर्श घोटाला कोई नेता जेल में गया? बोफोर्स वाला कोई जेल में गया? कॉमनवेल्थ वाला कोई जेल में गया? क्या AG 2G जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जेल में गए? क्या आप बता दीजिए, 2G को लोग जो इतना बाउंडर मचा था वो भी सारे बाइज्जत बरी हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? और दूसरा, जब भी अब आज जो दौर चल रहा है वो दौर फेंकने का ज़्यादा चल रहा है। एक तो देखिए, एक फेंक के पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं नीरज चोपड़ा जी, और उन्हें पूरा भाला फेंक से उन्होंने पूरे अपने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। एक नेताजी जुमला फेंके जा रहे हैं, तो फेंक दोनों ही तेज रहे हैं, लेकिन एक से देश का नाम रोशन हो रहा है और एक से युवा भटक रहे हैं अपने असली मुद्दों से। क्यों सरकार से सवाल नहीं कर सकते? आप ही बताइए। जब स्मृति ईरानी, आपको याद होगा, जब इससे पहले जो विपक्ष है जब सरकार में थी, तब जब गैस सिलेंडर के रेट बढ़े थे, किस प्रकार वो सिलेंडर लेके कितना वो कर रही थी, आपने देखा होगा वीडियो। आज क्यों मौन है? अब आप बोलते हैं कि चलो आज ये कोरोना आ गया। आपको मालूम है कि आज 2016 से
भारतीय जो सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने देखा होगा जंतर मंतर में आज भी वो अपनी उरूप के लिए लड़ रहे हैं, आज भी उनको उरूप का नहीं मिला है। अपनी एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, उनको नहीं मिला है। 2017 से जो भूतपूर्व सैनिक है, कई लोगों का उनको सीए का उनको क्लेम नहीं मिला हुआ है। तो कोरोना तो 2020 में आया। तो कहने का मतलब यह है कि आपने देख लिया होगा कि और सारे चुनाव रैलियों में ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि मतलब बॉर्डर पूरा जो है वो सैनिकों ने नहीं, नेताओं ने संभाल रखा है। मतलब आज भारत शक्तिशाली है तो नेताओं की वजह से। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, आज भारत शक्तिशाली है। बिल्कुल एक लीडरशिप ज़बरदस्त होनी चाहिए, एक हमारे पीएम का तगड़ा रोल होना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जिस सरहद पे सैनिक के नाम से आप राजनीति करते हैं, उसके हक के लिए भी आपको आगे बढ़ के उन फैसले लेने चाहिए, ना कि सिर्फ जुमलों पर ही ध्यान देना चाहिए। एक युवा हैं, बच्चे हैं, वो अपनी एज से जा रहे हैं, उनको शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद में उलझा के ना रखें। उनके लिए बेहतर शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उनके लिए रोज़गार के अवसर लाएं। और आजकल क्या दौर, आजकल रोज़गार किस उसमें जा रहा है आपने देख लिया होगा। 2020 छोड़ दे, कोरोना आ गया, 2019 से आप देख लीजिए, 2018 का देख लीजिए। हमारा देश जो बेरोज़गारी में 45 साल के सबसे बुरे दौर में चल रहा है। तो रोज़गार नहीं, सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो ऐसे कैसे, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा विकास है। पिछले महीने एक पेट्रोल में आपने देखा होगा 2-3 महीनों के अंदर में 17-18 से ऊपर बार पेट्रोल की बढ़ोतरी हो गई। कुछ नहीं, अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो नेताजी बोलते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ। मैं पूछना चाहता, किसी के बाप का है क्या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान हमारा है और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप याद रखिए कि भारत की सरहद की रक्षा भारतीय सेना के जवान करते हैं, ना कि कोई नेता। और भारतीय सेना के जवान का वो जज्बा होता है आखिरी सांस तक, उसकी जिस्म में जब तक आखिरी सांस है, कोई इंच भर अपने भारत की ज़मीन पर कदम नहीं रख सकता है। और जो रखेगा, इतिहास गवाह, आपने देख भी लिया होगा कि क्या उनका परिणाम किया हुआ है। तो काम सारे फौजी करें, सारे हर चीज़ फौजी करें, राजनीति रोटियां कोई और सेके, तो ये तो गलत है। और आपने देखा होगा, चाहे अफगानिस्तान का उदाहरण देख लो, कहीं का भी उदाहरण देख लो, जब विपत्ति आती है, नेता के लिए हेलीकॉप्टर आता है, जहाज आते हैं और वो उड़ के परिवार सहित निकल लेते हैं। लेकिन जो एक सैनिक होता है, वो कभी भी अपना बॉर्डर छोड़ता है, ना अपना ड्यूटी का एरिया छोड़ता है। देख लीजिए कि अफगानिस्तान में ना अमेरिकन आर्मी वहाँ तैनात है। अब एक ऑर्डर तो मानना ही पड़ता है, लेकिन जो उनकी ड्यूटियाँ मिल रही है वो बखूबी वो निभा रहे हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। और आप भी दुआ कीजिए भगवान से कि भगवान करे सब अच्छा हो जाए, सब हालात नॉर्मल हो जाए, अफगानिस्तान को जो वापस अपना आत्मसम्मान मिल जाए और वापस जो ये तालिबानी है उनका सफाया हो और लोगों में प्रेम, प्यार और भाईचारा हो। और आप लोगों से भी बोलूँगा कि आप लोगों के यहाँ जब भी कभी चुनाव का माहौल आए, ये ऐसा दौर आए, कोई आपके यहाँ चाहे पार्षद का ही चुनाव क्यों ना हो, बिल्कुल पहले अपने जो पार्षद के जो आपके मतलब जो उठ रहे हैं उनसे पूछिए कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे, और लिखित में लिखा आप ये जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे, क्या गारंटी कि आप पूरा करेंगे। उनसे प्रश्न करने का आप मादा रखिए। और जो मैनिफेस्टो में उनसे पूछिए भी कि अगर आपने अपने वादे पूरे नहीं किए गए तो आपके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। और जिस प्रकार हर एक जो जॉब्स होती हैं, हमने देखा होगा कि आप एक पटवारी की जॉब्स देख लीजिए, आप एक कांस्टेबल की जॉब देख लीजिए, उनमें भी मिनिमम मार्क वाला सारा क्राइटेरिया है, उनमें भी परीक्षा है। तो राजनीति में आने वाले नेताओं के लिए एक शैक्षणिक योग्यता का एक पैमाना सेट क्यों नहीं है, क्यों उनकी परीक्षा नहीं है? अगर ये बोलते हैं कि तो सेवा है, अगर ये सेवा है तो फिर विधायक बनते हैं तो विधायक की तनख्वाह, उसके बाद सांसद बनते हैं तो विधायक की पेंशन और सांसद की तनख्वाह, और उसके बाद में अगर सांसद से भी अगर वो एक बार सांसद रहते हैं तो उसके बाद सांसद की भी उनको पेंशन, तमाम प्रकार की उनको सुविधाएं, तमाम प्रकार की कैंटीन सुविधाएं जिसमें कि 1-2 रुपये में खाना मिल जाता है, उनको यात्रा भत्ता, टेलीफोन भत्ता, दुनिया भर के भत्ते उनके पास में। अब उनका इस दौर पर अगर मान लिया जाए 1.5 साल तक डीएस ना भी मिले, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन सोचिए 3 श्रेणी का कर्मचारी, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, उसके घर में आपको पता ही है कि कैसे उसको काम करना पड़ता है, कितनी महंगाई का दौर चल रहा है, उसको कोई राहत नहीं। तो क्या कह सकते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मिलके चलें। लेकिन हाँ, सरकार से सवाल जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।